Assalamu alaikum, dear friends. My name is Dr. Tariq, and I'm working as an assistant professor in Mohammed Dental College Orthodontics Department. ये वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो कि थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में ट्रांजिशन करने वाले हैं। उनका सेशन अभी शुरू होने वाला है, उनके लिए मैंने ये ख़ास तौर पे वीडियो बनाई है ताकि हम जो टीचर्स हैं वी एक्सपेक्ट कि हमारे स्टूडेंट को प्रायर नॉलेज कौन सी होनी चाहिए। तो आई वुड डिस्कस सम पॉइंट्स जिसमें आपको क्लिनिकल रोटेशंस में बहुत आसानी होगी। क्लिनिकल रोटेशंस के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट को आपकी प्रायर नॉलेज को वो रिवाइज करके आए, उससे उसको बहुत आसानी होगी। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डेंटल मटेरियल्स को पढ़ा था, तो डेंटल मटेरियल्स आपने उस वक्त उसको अहमियत अगर ना भी दी होगी, तो आई वुड लाइक कि आप कुछ मटेरियल्स को अगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। क्योंकि आप देखें कि फ़ाइनल ईयर के अंदर हमारे पास टाइम होता है बहुत ज़्यादा कम, और उस छोटे से टाइम के अंदर हम बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाते हैं बिकॉज़ हम पीछे से चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करके आते। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो दैट इंक्लूड्स ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, फिर आपकी आ जाती है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, नंबर 3 पे आपकी आ जाती है ओरल सर्जरी, देन आपकी आ जाती है प्रोस्थोडोंटिक्स, एंड देन फाइनली वी हैव ऑर्थोडोंटिक्स. So, what we expect from our students when they are coming in orthodontics or operative dentistry, I'll start with operative dentistry first. Operative dentistry के अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की क्या अहमियत है और उसके क्या टूल्स हैं, क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं। उनके बारे में आप अगर थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे तो इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। फिर आपको रेडियोग्राफी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। फिर हम आपको फर्दर उसके अंदर बताएंगे कि किस तरह से रेडियोलॉजी का इफ़ेक्ट आता है हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर, उसकी डायग्नोसिस के अंदर उसका क्या रोल है, वो हम आपको डिफ़ाइन करेंगे व्हेन यू आर डूइंग योर क्लिनिकल पोस्टिंग्स। फिर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको दोबारा से डेंटल मटेरियल की किताब खोलनी पड़ेगी, आई एम सॉरी, आपको करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए नहीं कहूँगा, बट एटलीस्ट आपको वो मटेरियल्स का पता होना चाहिए जो आप कॉमनली डेंटल प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर में जब पढ़ा था तो उसमें हमारा सबसे पहले जिंक ऑक्साइड यूजनॉल मटेरियल, मैं चाहूँगा कि आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। उसके बाद आपके दूसरे लाइनिंग मटेरियल्स सच एज जिंक फॉस्फेट सीमेंट आते हैं, और आपके पास जिंक पॉली और बॉक्सीलेट सीमेंट आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेस के बारे में अगर आप थोड़ा सा पहले से ही नॉलेज लेंगे या उनके बारे में रिवीजन करके आएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी वो क्लिनिकल पोस्टिंग्स। बिकॉज एज अ टीचर्स वी एक्सपेक्ट के अब जब आपका स्टूडेंट फाइनल ईयर में आ चुका है तो उसको ये छोटे छोटे पॉइंट्स को पहले से पता हो कि उनको वापस से कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। अलबत्ता ये है कि हम आपको आगे की चीज़ों को फोकस करने में ज़्यादा तरजीह देंगे। सो जिंक ऑक्साइड यूजनॉल हो गया, जिंक फॉस्फेट सीमेंट हो गया, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट हो गया, उसके बाद आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद आपके पास ग्लास आयोनोमर सीमेंट आता है। फिर आपके पास अमेलगम आता है डेफिनेटली। देन वी हैव कंपोजिट। कंपोजिट के अंदर आपको याद होगा कि आपने एचिंग एंड बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। तो एचिंग और बॉन्डिंग के बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, रिव्यू कर लेंगे उसको, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर क्लिनिकल पोस्टिंग्स। देन हमारे पास एंडोडोंटिक्स आता है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के अंदर। एंडोडोंटिक्स में वी एक्सपेक्ट आवर स्टूडेंट्स टू नो बेसिक एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आइसोलेशन, दैट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग that we apply while we are doing in a while we are clinically practicing. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रबर डैम के बारे में पता होगा। अगर पता है तो ठीक है, उसको अप्लाई करने का किस तरह से तरीका है वो वी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस देन वी लर्न। तो रबर डैम आइसोलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपके पास इरिगेशन एजेंट्स आते हैं, इरिगेशन सॉल्यूशंस और इरिगेशन एजेंट्स। तो सबसे पहला नंबर हमारा आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाता है। नंबर 3 पे आपके पास आता है क्लोरहेक्सिडीन।
फिर आपके पास कुछ चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं दैट आर नोन एज ईडीटीए। इसकी आप थोड़ी सी नॉलेज अगर पहले से रिव्यू कर लेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आपकी क्लिनिकल रोटेशंस में। आपको पता होगा कि क्लिनिकल रोटेशन इज़ वेरी लिमिटेड टाइम, और उसके अंदर आपको अगर ये पहले से पता नहीं होंगी चीज़ें तो उसमें आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आप यू कैन नॉट गो बैक टू दोज बुक्स व्हाइल यू आर डूइंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो उसमें आप लॉस कर जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको अभी आपके पास फ़ारग टाइम है और अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें इन चीज़ों को तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बिफोर यू स्टार्ट योर फाइनल ईयर आफ्टर रमज़ान। फिर आपके पास आ जाते हैं रूट कैनाल सीलर्स। रूट कैनाल सीलर्स में आपके पास सबसे पहला आ जाता है जिंक ऑक्साइड यूजनॉल बेस्ड सीलर्स। नंबर टू पे आपके पास जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड सीलर्स। फिर थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाता है epoxy resin based sealers. Then very newly formed material is bioceramic sealers. फिर आपके पास ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन क्या होती है, उसकी क्या डिटेल्स होती हैं, उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें। ऑब्चुरेशन के लिए हम कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं। सिल्वर पॉइंट्स यूज़ होते थे किसी वक्त में, अब उनका यूज़ नहीं है, तो आपको उसको गो थ्रू करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हमारे पास गटा पर्चा एज अ ऑब्चुरेशन मटेरियल यूज़ होता है, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि गटा पर्चा की क्या कंपोजिशन है, उसको हम किस तरह से ऑब्चुरेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज होगी तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बेसिक एनाटॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, रूट कैनाल फाइल्स हैं, उनकी कोडिंग्स हैं, उनके एच फाइल्स हैं, लाइक के फाइल्स हैं, और रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेपर पॉइंट्स हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज होगी तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी आपकी पोस्टिंग्स में। देन आपके पास आ जाता है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में आपको हिस्ट्री टेकिंग करना आना चाहिए, क्योंकि देखिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में यू आर डीलिंग विद अ चाइल्ड, तो चिल्ड्रन आर नॉट वेरी इजी पेशेंट्स, तो उनके लिए आपको हिस्ट्री टेकिंग करना चाहिए, करने का तरीका पता होना चाहिए पहले से। रेस्टोरेटिव मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, उसके बाद मटेरियल्स यूज्ड फॉर पल्प थेरेपी इन प्राइमरी डेंटिशन। फिर आपको एक थोड़ी सी प्रायर नॉलेज होगी, जैसे हम पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में नॉर्मली ऑर्थोडोंटिक रेफरल करते हैं कि जब बच्चे को किस एज में उसको कोई एनॉमली हो रही है, कोई उसकी मैल अक्लूजन हो रही है, तो किस एज में उसको ऑर्थोडोंटिक्स में रेफ़र करना चाहिए। तो आपको उसके लिए पहले से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पता होना चाहिए रिगार्डिंग सीक्वेंस ऑफ इरप्शन, जो आपने ओरल बायोलॉजी में पढ़ा था। फिर आपकी प्राइमरी एंड मिक्स्ड डेंटिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव अवर सब्जेक्ट दैट इज ओरल सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओरल सर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन डेंटिस्ट्री। उसमें आपको हेड एंड नेक की एनाटॉमी का पता होना चाहिए, आप वाइटल स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए, स्लाइवरी ग्लैंड्स का पता होना चाहिए, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी ब्रांचेस, उनकी सब ब्रांचेस, आर्टरीज, इनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन अगेन आपको पता होना चाहिए। फिर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बेसिकली यूज्ड इन डेंटल सर्जरी, उनके बारे में आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज होगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देन वी हैव एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शंस, और उनके बारे में थोड़ी सी अगर आप डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। देन वी हैव अवर सब्जेक्ट दैट इज़ नोन एज प्रोस्थोडोंटिक्स। प्रोस्थोडोंटिक्स में आपको पहले से पता होगा कि प्रोस्थोडोंटिक्स में हम रिप्लेसमेंट करते हैं दांतों की, तो उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट डेंटल मटेरियल है जो कास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहेंगे जिप्सम। आई नो आपको जिप्सम बहुत बहुत बोरिंग लगता था जब आप डेंटल मटेरियल्स पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, बट आई सपोज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, तो उसकी थोड़ी सी प्रायर नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, मैनिपुलेशन किस तरह से करते हैं उसकी उसकी प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। देन वी हैव मेटल्स एंड अलॉयज, उनके आप कुछ डिटेल, बहुत शॉर्ट डिटेल भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा व्हेन यू आर डीलिंग विद योर पोस्टिंग। एंड देन वी हैव इम्प्रेशन मटेरियल्स, दोज आर द की इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स। उसके अंदर अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो हम आपको जब फाइनल ईयर में लेके चलेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। जैसे कि आपने इम्प्रेशन मटेरियल्स में पढ़ा था एल्जिनेट, एल्जिनेट के बाद आपके पास आ जाता है सिलिकॉन, जिसमें पहला आता है कंडेंसेशन सिलिकॉन, फिर आता है आपके पास एडिशन सिलिकॉन,
एंड देन वी हैव पोलीथर्स। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी अगर आप रिव्यू कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देन वी हैव वैक्सेस। वैक्सेस का क्या इस्तेमाल है, कौन सी वैक्स किस तरफ इस्तेमाल होती है प्रोस्थोडोंटिक्स में, उसके बारे में आपको प्रायर नॉलेज होगी तो वो भी आपको अंडरस्टैंडेबल होगा व्हेन यू आर डूइंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। फिर आपके पास कैनेडी क्लासिफिकेशन आती है, फिर आपके पास डिफरेंस बिटवीन लो पार्शल एंड कंप्लीट डेंचर और रिलेटेड एनाटमीज टू पार्शल एंड कंप्लीट डेंचर्स। फिर डेंचर बेस्ड मटेरियल्स आपके पास आते हैं, उनके उनके बारे में आपके पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको एक्रेलिक टीथ कौन से होते हैं, पोर्सलिन टीथ कौन से होते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी व्हेन यू आर डूइंग योर क्लिनिकल रोटेशन। Finally, we have orthodontics. Orthodontics is a new subject for everyone, but I really expect students के उसको पहले से ही प्रायर नॉलेज उसको अगर है और वो रिव्यू करके आता है हमारे पास, जैसे कि ओरल बायोलॉजी आपने पढ़ा है, उसमें आपके पास इरप्शन सीक्वेंस आ जाता है। इरप्शन सीक्वेंस के बाद आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाती है, बोन की आपके पास बायोलॉजी आ जाती है, बोन बायोलॉजी क्या होती है उसके बारे में अगर आप पहले से थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे तो ऑर्थोडोंटिक्स में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आपके पास आ जाता है पेरिडोंटम, पेरिडोंटोलॉजी आपने अभी थर्ड ईयर में कंप्लीट की है, तो उसका मेजर रोल होता है हमारे ऑर्थोडोंटिक्स में ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि वी आर मूविंग टीथ। तो वो पेरिडोंटम में जो अटैचमेंट है उसकी पेरिडोंटल हेल्थ कैसी है, उसको किस तरह से वैल्यूएट करना है, अगर ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट पेशेंट के साथ कोई पेरिडोंटल प्रॉब्लम हो जाता है उसको किस तरह से डील करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड read about periodontology before you go into the posting of orthodontics. वायर बेंडिंग की एक्सरसाइजेज हैं आपकी, और मैं अगेन आपको एम्फोसाइज करूंगा कि इरप्शन सीक्वेंस के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करें, वो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि इरप्शन सीक्वेंस क्या है, कौन सी एज में कौन सा दांत इरप्ट होता है, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन ऑर्थोडोंटिक्स। तो आई वुड लव कि आप लोगों को पहले से अगर उसके बारे में कुछ नॉलेज होगी तो हम इजीली सारी चीज़ों को गो थ्रू कर सकेंगे, आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी इंशाल्लाह। We hope you'll enjoy your final year session that is going to start next month. तो hope to see you there, and आपकी क्वायरीज, आपके प्रॉब्लम्स, आपके इश्यूज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास सीनियर्स हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो it would be a great journey inshallah, and I hope that you become a good doctors and serve the communities. Thank you very much.